सातवाहन वंश में गौतमीपुत्र सातकर्णी के अध्ययन के बाद जो हमारा आज का चैप्टर है वो उससे आगे बढ़ता है और हम अध्ययन करेंगे उनके उत्तराधिकारियों के बारे में। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद जो उनका उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को पुलोमा या पुरोमन भी कहा गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद ये सातवाहनों का राजा बनता है। इसके समय भी सातवाहनों की जो सत्ता होती है वो लगभग पूर्व जैसी ही रहती है, लेकिन इसी के समय शक वंश में जो एक दूसरी शाखा होती है, हमने आपको पिछले उसे वीडियो में बताया था कि छहरात वंश होता है जिसका नहपान और उसाव दत्त का उन्मूलन किया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। लेकिन इसी समय एक शक वंश की एक दूसरी जो शाखा आती है वो होती है कार्दमक शाखा। कार्दमक शाखा और कार्दमक शाखा में इनके दो ऐसे शासक होते हैं जिसका नाम है चष्टन और रुद्र दामन या रुद्र दामन बोलते हैं। ये दोनों शासक वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के लगभग समकालीन होते हैं। अतः वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को इन दोनों के साथ संघर्ष करना पड़ता है, जिसमें उसे अपने सातवाहन राज्य का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ता है या उससे हाथ धोना पड़ता है। चष्टन के जो सिक्के मिले हैं वो गुजरात, काठियावाड़ और पुष्कर क्षेत्र में मिले हैं। इसी प्रकार से रुद्रदामन का एक अभिलेख है गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जो अभिलेख गिरनार है ये गुजरात के जूनागढ़ में है। इन अभिलेखों से पता चलता है कि उसने दक्षिणा पथ के स्वामी सातकर्णी को 2 बार पराजित किया था, लेकिन ये पराजित होने वाले शासक चूंकि गौतमीपुत्र सातकर्णी नहीं थे, इससे ये इतिहास में इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि संभवतः ये जो शासक था वो था पुलमावी। उसमें ये भी लिखा है कि वो 2 बार दक्षिणापथ के स्वामी सातकर्णी को परास्त करता है, लेकिन संबंध की निकटता के कारण वो उसकी हत्या नहीं करता है। कनेरी अभिलेख के अनुसार ये पता चलता है कि पुलमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी या उसका पुत्र शिव श्री सातकर्णी का विवाह रुद्रदामन की कन्या के साथ हुआ था। इससे पता चलता है कि वशिष्ठी पुत्र पुलमावी रुद्रदामन से युद्ध में पराजित होता है, लेकिन संबंधों की निकटता के कारण वो उसकी हत्या नहीं करता है। लेकिन एक विशेष तथ्य जो इस बात से निकल करके आता है कनेरी अभिलेख से, जिसमें यह पुष्टित होता है कि उन्होंने शकों की कन्या से विवाह किया था। तो हम देखते हैं कि जो सातवाहन वंश है वो वर्ण संकर का विरोधी रहा है। तो जो सातवाहन वंश वर्ण संकर के सिद्धांत को समाप्त करने की डींग हाँकता मिलता है, वो अपने शासन को बचाने के लिए शक की कन्या से विवाह करने को तैयार हो जाता है, सहमत हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत और व्यवहार में उस समय भी काफी अंतर था। इस समय शकों ने सातवाहन वंश से कुकुर, सुराष्ट्र, मरु, अवंती और आकर के जो क्षेत्र थे उनको उनसे छीन लिया था। तो यह अंदाजा लगाया जाता है कि रुद्रदामन के समय जो पराजित राजा था वो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ही था। पुलमावी का एक अभिलेख जो मिला है वो अमरावती में मिला है। अमरावती में उसके अभिलेख मिले हैं और कृष्णा नदी के मुहाने पर उसके
उसके काल के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि उस समय तक बेल्लारी पर सातवाहनों का कब्जा था। कृष्णा नदी के मुहाने पर वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के सिक्के से इस बात की लगभग पुष्टि होती है कि उस समय तक बेल्लारी के क्षेत्र में सातवाहनों का कब्जा हो चुका था और इसी को दक्षिणेश्वर भी कहा गया है। किसको? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को दक्षिणेश्वर कहा गया है। इसका मतलब ये कृष्णा नदी के मुहाने तक इनका कब्जा हो चुका था। तो इनकी जो उपाधि है वो दक्षिणेश्वर की है। इसके कुछ सिक्कों पर जो है दो पतवार वाले नाव का भी चित्र मिलता है, जहाज का चित्र मिलता है। इससे पता चलता है कि सातवाहनों की जो नौ शक्ति थी अर्थात जल शक्ति थी वो काफी विकसित अवस्था में थी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के काल में ही अमरावती का जो प्रसिद्ध स्तूप है उसका संवर्धन कराया जाता है और उसके चारों तरफ रेलिंग बनवाई जाती है। अगर वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के बारे में हम देखते हैं तो उसके द्वारा 130 से 162 ईस्वी तक शासन किया गया है। अर्थात वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने लगभग 29 साल तक शासन किया और शक राजा रुद्रदामन से पराजित होने के अलावा लगभग उसने सातवाहनों की जो सत्ता थी उसको एज इट इज चलाए रखा। हालांकि अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए उसे अपने कुछ प्रांतों की बलि देनी पड़ी, अर्थात उस पर कुछ प्रांतों पर शकों का कब्जा हो गया। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के 162 ईस्वी के बाद सातवाहनों की जो सत्ता है या शक्ति है वो काफी निर्बल पड़ जाती है। इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी होता है वो होता है शिव श्री सातकर्णी। और शिव श्री सातकर्णी का जो कार्यकाल है या उसके राज्य का जो वो है 159 से 166 ईस्वी तक मिलता है, अर्थात 7 साल तक इसका शासन होता है। इसके शासन के बाद शिव स्कंद सातकर्णी और शिव स्कंद सातकर्णी का जो शासन होता है वो 167 से 174 ईस्वी तक होता है, अर्थात 7 साल तक उसका शासन रहता है। लेकिन इस अवधि में कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना, विशेष घटना नहीं घटित होती है जिसे इस इतिहास में कोई स्थान मिल सका हो। इसके बाद जो चालू होता है शासन काल वो होता है यज्ञ श्री सातकर्णी का। और बढ़ते पराभव के बीच एक यज्ञ श्री सातकर्णी का एक ऐसा समय आता है जब सातवाहन वंश अपनी सत्ता को लगभग फिर से हासिल करता है, या हम ये कह सकते हैं कि यज्ञ श्री सातकर्णी ही सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट होता है। इसके बाद जो आगे समय आता है वो सातवाहन सत्ता का ह्रास काल होता है, अर्थात उसकी जो निर्बल शक्ति है वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है। यज्ञ श्री सातकर्णी के बारे में जो हमने अध्ययन किया तो इसका शासन 174 ईस्वी से 203 ईस्वी तक मिला है, अर्थात लगभग 27 साल तक इसके द्वारा शासन किया गया था। जब वो 29 साल तक इसके द्वारा शासन किया गया है। लेकिन यज्ञ श्री सातकर्णी सातवाहनों का बहुत ही शक्तिशाली शासक सिद्ध होता है गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद, और वो शकों को पुनः पराजित करता है। सातवाहन वंश की सत्ता को वो पश्चिम भारत और नर्मदा घाटी तक पुनः स्थापित करता है, वहां तक वो अपने आधिपत्य को फिर से कायम करता है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में उसके शासन के 27वें साल का एक लेख मिलता है। इसी प्रकार से नासिक और कन्हेरी में उसके शासन के 7वें और 16वें वर्ष का अभिलेख मिलता है। भारत के गुजरात, काठियावाड़, मालवा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में यज्ञ श्री सातकर्णी के चांदी के बहुसंख्यक सिक्के मिलते हैं।
ये कहा जाता है कि शकों के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद यज्ञ श्री सातकर्णी ने चंद्रश्री और पुलोमा इन उपाधियों को धारण किया था। तो यज्ञ श्री सातकर्णी द्वारा इन उपाधियों को धारण किया है। लेकिन यज्ञ श्री सातकर्णी के बाद सातवाहन वंश में ऐसा कोई शासक नहीं होता है जो सातवाहन साम्राज्य को उसके विघटन से रोक पाता। और इसी के साथ सातवाहन वंश का फिर कोई ऐसा इतिहास नहीं मिलता है जिससे उसके शासकों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो पाए। लेकिन दक्षिण पश्चिम में सातवाहनों के बाद कुछ छोटे छोटे वंशों की शाखाओं के बारे में अध्ययन मिलता है जिनका कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं है, फिर भी हम आप उनको उनके बारे में बताएंगे। सातवाहनों में यज्ञ श्री सातकर्णी के बाद जो उनका साम्राज्य होता है दक्षिण पश्चिम में, सातवाहनों का साम्राज्य कई भागों में बढ़ जाता है, जिसमें कि एक होता है सबसे पहला जो राजवंश होता है वो होता है अभीर का। इस वंश का जो संस्थापक माना गया है वो ईश्वर सेन को माना गया है, जिसने 248 से 250 ईस्वी के मध्य कलचुरी चेद संबंध की स्थापना की थी। अभीर वंश का जो शासक होता है, इसका जो संस्थापक होता है वो ईश्वर सेन होता है। और 248 से 250 ईस्वी के बीच कलचुरी चेद संबंध इसी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। और इसके जो पिता का नाम है वो ज्यादा ज्ञात नहीं हो पाता है, लेकिन ये पता चलता है कि इसका जो शासन था वो नासिक क्षेत्र के आसपास था। अपरांत और लाट प्रदेश पर भी इसके प्रभाव की जानकारी प्राप्त होती है। अभीरों का जो शासन पाया गया है भारतीय इतिहास में वो 4वीं सदी तक चलता हुआ पाया गया है, लेकिन इनका कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा है जिसके बारे में कोई बहुत विशेष अध्ययन किया जा सके। जो इनका सातवाहनों का जो खंड होता है उनके राज्य का, उसमें जो अगला वंश होता है वो होता है इक्ष्वाक का। इक्ष्वाक जो है, इस वंश के लोग आंध्र के गुंटूर क्षेत्र में शासन करते हैं। पुराणों में उन्हें श्री पर्वतीय या श्री पर्वत का शासक कहा गया है। इनको कहीं कहीं पर आंध्र भृत्य भी कहा गया है, अर्थात आंध्रों का नौकर या सातवाहनों का नौकर। माना जाता है कि पहले ये सातवाहनों के सामंत होते हैं, लेकिन बाद में वो अपनी पृथक सत्ता को घोषित कर देते हैं। इस वंश का जो संस्थापक होता है वो होता है श्री शांतमूल। स्वतंत्रता घोषित करने के बाद इक्ष्वाक वंश के राजाओं ने एक अश्वमेध यज्ञ भी किया होता है और ये वैदिक धर्म के अनुयायी होते हैं। इसका जो पुत्र होता है श्री शांतमूल का माठरी पुत्र वीर पुरुष दत्त, उसका शासन लगभग 20 वर्ष तक चलता है और उसके अभिलेख अमरावती और नागार्जुनी कुंड में मिलते हैं। लेकिन वीर पुरुष दत्त के बाद उसके पुत्र शांतमूल द्वितीय का 11 वर्ष के शासन के बाद और किसी राजा के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। इस वंश के राजाओं ने आंध्र के निचले हिस्से कृष्णा नदी में लगभग 3वीं शताब्दी तक अपना शासन किया था। इसके बाद जो इनका अधिकार वाला प्रांत होता है वो कांची के पल्लवों के हिस्से में आ जाता है। इक्ष्वाक वंश के लोग वैदिक धर्म के समर्थक होने के बाद भी
बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। और जो तीसरा इनका पार्टीशन होता है वो होता है चुट्टू सातकर्णी। महाराष्ट्र और कुंतल प्रदेश के बीच में तीसरी शताब्दी में चुट्टू सातकर्णी वंश का शासन स्थापित होता है। इन्हें सातवाहनों की एक जो शाखा होती है नागकुल, उसी का माना जाता है, लेकिन इनके इतिहास के बारे में कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं मिलती है और अंत में इनके राज्य पर कदम्बों का कब्जा हो जाता है। कदम्बों द्वारा आक्रमण करके इनका राज्य छीन लिया जाता है। तीसरी शताब्दी के मध्य चुट्टू सातकर्णी का भी साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। इस प्रकार से लगभग 3 भागों में बंटने के बाद सातवाहन साम्राज्य पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो जाता है। अब हम सातवाहन के उत्तराधिकारी के बाद सातवाहनों का जो राजतंत्रात्मक वो पार्टीशन था या विभाजन था कि उनके समय में राज्य व्यवस्था कैसी थी या अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इनका जो राज्य या शासन व्यवस्था थी, सातवाहनों का जो राज्य था वो राजतंत्रात्मक था। इनकी जो शासन की व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी। इनके समय में सम्राट ही अपने शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी राजाओं के जो नाम मिलते हैं, अर्थात उसके बाद के राजाओं के नाम में माताओं के नाम मिलते हैं। इसका मतलब होता है कि बाद में ये सत्ता मातृ प्रधान हो जाती है। लेकिन सातवाहनों के अध्ययन में हमने पाया कि 2 रानियों द्वारा शासन का संचालन भी किया गया था। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सातकर्णी की पत्नी नागनिका द्वारा सातवाहन वंश का शासन किया गया है और इसी प्रकार से गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता ने भी प्रशासन में काफी सक्रिय हिस्सा लिया था। इसीलिए गौतमी पुत्र सातकर्णी में उनकी माता का नाम भी जुड़ा है, जिनका नाम गौतमी बलश्री होता है। सम्राट की सहायता के लिए सातवाहन वंश में अमात्य लोग नियुक्त होते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी और उसके पुत्र पुलमावी के समय में महासेनापति नामक एक उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति हुई थी। ऐसा जो जिक्र है वो कार्ले और कन्हेरी के अभिलेखों में मिलता है, जिन्हें महारथी और महाभोज कहा गया है। ये लोग बड़े सामंत होते थे और इन्हें अपने सिक्कों पर सिक्के ढलवाने का पूरा अधिकार होता था। अपने क्षेत्र की जमीन देने का भी पूरा अधिकार होता था। जो ये 2 थे महारथी या महारथी और महाभोज, ये 2 प्रकार के ऐसे सामंत पाए गए हैं वशिष्ठ पुत्र पुलमावी और गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय, जिन्हें अपने खुद के सिक्के ढलवाने का अधिकार होता था और अपने क्षेत्र की ये जमीन दे सकते थे। पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र था, उसका ऊपरी जो क्षेत्र था, वहां पर महारथी का कब्जा था। जबकि महाभोज के हिस्से में उत्तर कोंकण का क्षेत्र था। ये सातवाहनों के सामंत थे और इनका जो पद था वो आनुवांशिक था, अर्थात ये उनके सामंत होने के साथ इनके जो उत्तराधिकारी थे वही उस क्षेत्र के सामंत बनते थे। इनके क्षेत्र में या इनके अधिकार क्षेत्र में अमात्यों की संख्या अधिक थी। ये अपने अधिकार की भूमि को हमने आपको बताया कि दान दे सकते थे। जो सातवाहनों का शासन था वो कई खंडों में बटा था। साम्राज्य को आहार में बांटा गया था। आहार के अंतर्गत एक केंद्रीय ग्राम या केंद्रीय नगर और कई गांव होते थे।
लेखों में गोवर्धन सोपारा का एक जो अभिलेख मिलता है उसमें आहारों के विषय में काफी सूचनाएं मिलती हैं। आहार का जो अधिकारी होता था वो अमात्य होता था। अमात्य के अधीन उसके नीचे के क्षेत्र आते थे, लेकिन यहाँ पर बताना ये है कि अमात्य ये जो होता था ये पैतृक नहीं होता था, अर्थात जहाँ पर वो तैनात हो जाता था वहां पर वह स्थायी रूप से नहीं रह सकता था, इसका स्थानांतरण किया जाता था। अभिलेखों में गौतमी पुत्र सातकर्णी और पुलमावी के समय में विष्णु पालित ने श्यामक और शिव स्कंद दत्त ने गोवर्धन आहार का शासन चलाया था। जो अमात्य इन क्षेत्रों से हट करके राजा की सेवा में रहते थे उन्हें राजा अमात्य कहते थे। आहार के नीचे गांव होते थे और गांव का जो अध्यक्ष होता था वो ग्रामिक होता था। ग्रामिक ही ग्राम की शासन व्यवस्था का उत्तराधिकारी या उत्तरदायी होता था। जो सातवाहन वंश के राजा हमने आपको बताया था हाल, जो कि राजा के साथ काफी विद्वान और कवि पुरुष थे, उनके पुस्तक गाथा सप्तशती में ग्रामिक का उल्लेख मिलता है। ग्रामिक के अंडर में या उसके अधीन 5 से 10 गांव होते थे। कुछ लेखों में इन्हें गहपत भी कहा गया है। गहपत शायद किसानों का प्रमुख पद होता था। इसी प्रकार से सातवाहन वंश में नगर का जो शासन होता था वो सभा के द्वारा चलाया जाता था। सातवाहनों का भरूच, सोपारा, कल्याण, पैठन, गोवर्धन और धनकटक ये ऐसे क्षेत्र थे जो नगरीय क्षेत्र थे। निगम सभा में इनके स्थानीय जनता के द्वारा शासन का संचालन होता था। सातवाहनों के राज्य विषय में जब हमने अध्ययन किया तो उसमें ये पाया कि राज्य और निगमों को स्वशासन के लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे, अर्थात राजा का उनके ऊपर कोई बहुत विशेष अंकुश नहीं होता था। सातवाहनों द्वारा अपने समय में ब्राह्मण और श्रमण लोगों को भूमि दान दी जाती थी और ऐसे भूमि को वो लोग कर से मुक्त रखते थे। हमने सातवाहनों के इतिहास में ये भी पाया कि इस काल में शकों का भारतीयकरण होने लगा था, अर्थात शक लोग के नाम ऐसे रखे जाने लगे थे जो भारतीय कुल से मिलते थे, जैसे धर्मदेव, ऋषभदत्त, अग्निवर्मन। सातवाहन शासकों ने हमने आपको बताया कि वर्ण संकर को रोकने के काफी उपाय किए, लेकिन सातकर्णी प्रथम ने अंगकुल की महारथी कन्या जो कि क्षत्रिय थी नागनिका से, और इसी प्रकार से पुलमावी या उसके उत्तराधिकारी ने रुद्रदामन की कन्या जो कि एक शक कन्या थी उससे विवाह किया था। तो वर्ण संकर को उन्होंने जन सामान्य में जरूर रोकने की कोशिश किया, लेकिन अपने लिए उन्होंने तो ऐसे उदाहरण थे जहां पर उन्होंने वर्ण संकर को फॉलो किया था। इस काल में वैदिक धर्म की उन्नति काफी पाई जाती है। हाल द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है गाथा सप्तशती, उसमें प्रारंभ में ही भगवान शिव की पूजा की गई थी। इसी प्रकार से सातवाहनों द्वारा अपने समय में बौद्ध लोगों को भी प्रश्रय दिया है। सातवाहनों के समय बौद्धों के विभिन्न संप्रदाय, जो भादनीय संप्रदाय था, भदायनीय, वो नासिक और कन्हेरी में निवास करता था। इसी प्रकार से इनका जो एक और संप्रदाय था धर्मोत्तरीय, ये सोपारा क्षेत्र में निवास करता था। और बौद्धों का एक तीसरा जो संप्रदाय था महासांधिक, ये कार्ले और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहता था। तो धर्म में हम अगर देखते हैं तो सातवाहनों ने वैदिक धर्म को जरूर आगे बढ़ाया था, लेकिन बौद्ध धर्म या अन्य किसी धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब हम सातवाहन काल में उनकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं।
सातवाहन काल में राजा कृषि से 1/6 भाग कर के रूप में लेता था। प्रत्येक व्यापारी संघ की एक अलग अलग श्रेणी होती थी। कृषि में जो कर लिया जाता था वो 1/6 भाग होता था। व्यापारियों की अलग अलग श्रेणी होती थी। हर वर्ग के व्यापारी की एक श्रेणी होती थी, जैसे बढ़ईगिरी वाला बढ़ईगिरी या लोहार वाला लोहारगिरी। इसी प्रकार से जो इनकी श्रेणी का प्रधान होता था उसे श्रेणी कहते थे। श्रेणी के कार्यालयों को निगम या सभा कहते थे। श्रेणी अपने अपने व्यवसाय को देखते थे और उनकी देखभाल करते थे। इन्हें श्रेणी धर्म भी कहते थे। इस काल में व्यापारियों के विभिन्न श्रेणियों को राज्य से मान्यता प्राप्त थी। ये श्रेणियां अपने व्यापारिक सदस्यों के लिए बैंक का भी काम करती थी। जैसे कि सातवाहन में बुनकरों की एक श्रेणी मिलती है, जिसमें उसके पास लगभग 2000 कासार्पण की एक अक्षय निधि थी, जो कि 1% ब्याज की दर से अपने सदस्यों को ऋण या लोन देते थे। इसी प्रकार से एक अन्य श्रेणी पाई गई है, उसके पास भी इसी प्रकार की एक निधि 1000 की थी। ये भी 3/4% मासिक ब्याज की दर से अपने सदस्यों को ऋण देते थे। सातवाहनों के समय में कासार्पण जो या सिक्के थे वो चांदी और तांबा के बनते थे। इनके समय में जो सोने का सिक्का होता था वो चांदी के 35 सिक्कों के बराबर होता था। एक सोने का सिक्का 35 चांदी के सिक्कों के बराबर होता था। एक सोने के सिक्के का सातवाहन काल में ये मूल्य था। एक कासार्पण का वजन उस समय 146.4 ग्रेन होता था। एक सिक्के का वजन ये होता था और एक रत्ती का वजन उस समय 1.83 ग्रेन के बराबर होता था। रत्ती का वजन। श्रेणी जो व्यापारियों की होती थी वो अपने नाम से उस समय दान भी देती थी, लेकिन सातवाहनों के समय में हमने एक चीज को विशेष पाया है कि जैसे कि मौर्य काल में जनता के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर टैक्स ज्यादा होता था, लेकिन सातवाहनों के समय में जनता या व्यापारी वर्ग टैक्स से नहीं दबा था। अर्थात इस समय टैक्स अधिक नहीं लिए जाते थे। सातवाहनों का जो राजा था वो राजा होने के बाद भी कठिनाई से अपना जीवन जीता था, अर्थात वो अपने जीवन को कठिन स्थितियों में रखता था। जनता का शोषण करके वो अपने जीवन को राजसी वैभव से नहीं चलाता था। तो ये सातवाहनों का एक विशेष चीज था जिसमें उन्होंने जनता के ऊपर टैक्स कम लगाए थे और उसके लिए वो अपने को भी कष्ट में रखने को तैयार रहते थे। सातवाहन वंश में व्यापार और व्यवसाय में चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग ज्यादा पाया गया है, लेकिन एक हमने भारतीय इतिहास में विशेष चीज देखी है, वो है शीशे का सिक्का। तो सातवाहनों द्वारा शीशे के सिक्के का भी प्रयोग किया गया है। चूंकि दक्षिण में चांदी ज्यादा उपलब्ध नहीं होती थी और ऐसी स्थिति में शीशा ही उनके पास एकमात्र विकल्प था, इसलिए उन्होंने शीशे के सिक्कों को भी चलाया था और ये सिक्के नॉर्मल आर्थिक लेन देन में काफी उपयुक्त पाए गए।
व्यापार में हम देखते हैं तो गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच में अनेक प्रसिद्ध बंदरगाह पाए गए हैं, जैसे कि पूर्वी दक्कन के क्षेत्र में कंटकोसील, कोट्टूर में अलोसिंगो आदि प्रसिद्ध बंदरगाह थे। इसी प्रकार से पश्चिमी दक्कन में भरौच या बेरीगाजा और सोपारा और कल्याण ये भी प्रसिद्ध बंदरगाह पाए गए हैं, जहां पर कि पश्चिमी देशों से या विदेशों से जहाज आते जाते थे। पहली शताब्दी ईसा पूर्व एक यूनानी नाविक जिसका नाम था हिप्पोलस, उसने भारतीयों को अरब सागर से चलने वाली मानसूनी हवाओं के बारे में बताया था। उसके इस प्रकार की सूचना देने के फलस्वरूप भारतीय व्यापारी अरब सागर होकर के पश्चिमी एशिया के बंदरगाह को पहुंचने लगे थे। भारत का इस कारण से व्यापार रोम और चीन के पूर्वी द्वीप समूह से होने लगा था। हमने आपको पहले ही बताया कि सातवाहनों के 2 पतवार वाले जहाज के कारण या उनके जो सिक्के हैं उसके कारण उस समय के समुद्री व्यापार के काफी विकसित होने की पुष्टि होती है। यूनानी लेखक पेरिप्लस की जो पुस्तक है उससे पता चलता है कि सातवाहनों के साम्राज्य में पूर्वी और पश्चिमी भागों में जनसंख्या काफी सघन थी, लेकिन लोग समृद्धशाली थे। 4 पहिए वाले रथ या गाड़ियों से पैठन से काफी मात्रा में इंद्रगोप मणि, इसी प्रकार तगर से मलमल व्यापारिक नगरों में पहुंचाए जाते थे और यहाँ से वो सभी सामान भड़ौच भेजा जाता था। भड़ौच से स्थलीय मार्ग से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता था। इनके अध्ययन से ये पता चलता है या इन कार्यों से पता चलता है कि सातवाहन काल में भड़ौच सातवाहनों का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था और वो एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह या व्यापारिक केंद्र था। आप इसको विशेष ध्यान रखिएगा कि भड़ौच जो है सातवाहनों के काल में महत्वपूर्ण बंदरगाह था, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। भड़ौच जो है ये अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था सातवाहन काल में। इसीलिए इनके काल में बार बार भड़ौच का नाम आता है, क्योंकि जब इनका अध्ययन किया गया तो इसमें दिखाई पड़ता है कि जो भड़ौच है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था इनके यहाँ व्यापार के लिए। अब हम सातवाहनों के भाषा या उनके साहित्य के बारे में देखते हैं। सातवाहनों की भाषा और साहित्य में देखने पर हमको ये पता चलता है कि सातवाहन काल में महाराष्ट्री और प्राकृत भाषा दक्षिण भारत में बोली जाती थी। सातवाहनों के अभिलेख भी प्राकृत और महाराष्ट्री भाषा में हैं। इनके साहित्य में देखने पर, इनकी भाषा को देखने पर हमको पता चलता है कि इस वंश का एक जो राजा था हाल, वो स्वयं एक महान कवि था जिसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की थी। गाथा सप्तशती ये हाल द्वारा लिखी गई थी और हाल एक कवि होने के साथ सातवाहनों के राजा थे और ये प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। हाल को राजा कम और कवि या साहित्यकार ज्यादा माना गया। ये जो काव्य था गाथा सप्तशती ये श्रृंगार रस प्रधान था और ये गीत काव्य था। इसमें 708 छंद थे। प्रत्येक पद इसमें स्वतंत्र था और अपने आप में पूर्ण था। हम देखते हैं कि गाथा सप्तशती अपने समय की एक मुक्तक काल का एक बहुत ही बेहतर उदाहरण अपने आप में है।
हाल जो स्वयं एक कवि था, उसके दरबार में भी अच्छे साहित्यकार थे। जैसे उसके दरबार में सर्ववर्मन और गुणाढ्य थे। सर्ववर्मन और गुणाढ्य, ये इसके शासनकाल में या इसके दरबार में थे, जो कि उच्च कोटि के विद्वान थे। गुणाढ्य ने बृहद कथा नामक एक ग्रंथ की रचना की है। बृहद कथा, और ये जो भाषा है पैशाची भाषा में है। इसमें 1,00,000 पद हैं। बृहद कथा में 1,00,000 पद हैं। ये गुणाढ्य ने जो पुस्तक लिखी थी, अपने समय की लोक कथाओं के ऊपर आधारित लिखी थी। इसमें अनेक यात्रा विवरण भी हैं और अनेक प्रकार के प्रणय प्रसंगों का भी उल्लेख है। दुर्भाग्य ये है कि आज के समय में यह पुस्तक अपने मूल रूप में नहीं है। इसी प्रकार से सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक एक पुस्तक लिखी थी। कातंत्र संस्कृत व्याकरण का एक ग्रंथ है। बृहद कथा में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कातंत्र की रचना सर्ववर्मन द्वारा करने का एक उद्देश्य था महाराजा हाल को संस्कृत भाषा को सुगमता से समझाना। अर्थात सर्ववर्मन ने संस्कृत भाषा को सुगमता से समझाने के लिए राजा हाल को संस्कृत के व्याकरण की रचना की थी। इसकी रचना अत्यंत ही सरल शब्दों में हुई है, सरल शैली में हुई है और पाणिनीय व्याकरण के सूत्रों को अति संक्षेप में कातंत्र में लिखा गया है। हाल की जो पत्नी थी, महारानी थी मलयवती, वो स्वयं संस्कृत की एक विदुषी महिला थी और उन्होंने ही हाल को संस्कृत सीखने के लिए प्रेरित किया था और उनकी प्रेरणा से राजा हाल को संस्कृत सीखने के लिए सर्ववर्मन ने कातंत्र को, पाणिनीय व्याकरण को अत्यंत सरल शब्दों में लिखा था। कन्हेरी के एक अभिलेख में एक सातवाहन रानी को संस्कृत का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है। अर्थात सातवाहन की उस रानी ने संस्कृत के शब्दों में अपने अभिलेख को लिखाया है। इससे पता चलता है कि सातवाहनों के राजा हाल के समय में साहित्य का काफी विकास हुआ था। इसके बाद हम सातवाहनों के कला और स्थापत्य के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन चूंकि ये अध्ययन आज का काफी पर्याप्त हो चुका है, तो अगले क्लास में हम सातवाहनों का कला स्थापत्य का अध्ययन करेंगे और उसी के साथ शक और सातवाहन का जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।